दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक कद राजनीतिक सफलताओं से बनता है और चुनावी जीत हार के बाद नेता का कद बड़ा होते चला जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी शायद इसीलिए जाने जाएं कि उनकी ताकत अपरंपार रही। जब सत्ता में रहे तो अपने मुताबिक उन्होंने लकीर खींची, चुनावी जीत दर जीत हासिल करते चले गए। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई राजनेता आपको दिखाई नहीं देगा जो चुनाव हार रहा है लेकिन उसका कद नेता से कहीं ज्यादा बड़ा भारत के समाज के भीतर होता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में दस्तक दी और दिल्ली के लाल किले से जब उन्होंने भाषण दिया और उससे पहले 109 दिनों तक लगातार चलते हुए वह कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचे तो बहुत सारे एहसास हर किसी के जहन में जरूर रहे थे कि क्या वाकई राहुल गांधी राजनीतिक सफलता को अपनी लकीर के आसरे इस देश में कांग्रेस को जिता सकते हैं, या फिर यह महज एक पदयात्रा है जो पदयात्रा बीजेपी की सत्ता के जरिए निकलने वाली उन लकीरों को मिटाने में लग चुकी है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, घृणा समाज के भीतर ढाल चुके हैं। यकीनी तौर पर पहली नजर में सामाजिक और शायद सांस्कृतिक तौर पर इस यात्रा का चित्रण कोई भी कर दे, लेकिन भारत की राजनीति ने हमेशा से नैतिकता का पाठ पढ़ा है। इसलिए ध्यान दीजिए, दिल्ली में राहुल गांधी की दस्तक कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नैतिक नेता के कद को मान्यता देती है। यानी जो कांग्रेस के पास अभी तक नहीं था, किसी नेता के साथ नैतिक मान सम्मान जुड़ जाना, यानी नैतिक बल इतना मजबूत हो जाना कि चुनाव में हार रहे हैं लेकिन वह नेता जो कह रहा है वह सही कह रहा है। कांग्रेस इस अभाव से इंदिरा गांधी के बाद से ही लगातार गुजर रही थी। तो क्या राहुल गांधी के जरिए दिल्ली की दस्तक ने एक संदेश दे दिया कि राहुल गांधी सरीखा नेता कांग्रेस को मिल चुका है, अब G23 का जिक्र नहीं होगा, कोई नेता किसी फेरिस्त में किसी भी तरीके से खड़ा हो, कोई मान्यता उसकी होगी नहीं और राहुल गांधी जो कहे वही पत्थर की लकीर अब होगी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात, क्या कांग्रेस को नेता मिल गया? दूसरी बात, कांग्रेस जिस विचारधारा को लगातार खोज रही थी, चुनावी जीत में खोज रही थी, पहली बार चुनावी जीत से इतर चुनाव के घटनाक्रम से इतर, मसलन गुजरात में चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। चुनाव प्रचार के आश्रय इस देश में राजनीतिक जीत हासिल तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो क्यों नहीं विचारधारा का बोध इस देश को कराया जाए और बताया जाए कि राजनीति का मतलब चुनाव जीतना नहीं बल्कि विचारधारा होती है जिसके जरिए समूचे देश को एक सरीखा समेटा जा सके, हर किसी को एक धागे में पिरोया जा सके। तो क्या कांग्रेस को विचारधारा भी मिल गई? और तीसरा सवाल आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर और बाहर इतना बड़ा कैडर होना चाहिए जो नेता को देखे, जो विचारधारा को देखे और नैतिक बल उसके साथ इस रूप में जुड़ जाए कि नेता भी है, विचारधारा भी है, तो फिर कैडर भी खड़ा है। दिल्ली की तीसरी दस्तक दरअसल कैडर के जरिए निकल कर आई। अभी तक जो कांग्रेस का कैडर बिखरा हुआ था वो कहीं नजर आता नहीं था, नेताओं के इर्द गिर्द घूमता था या फिर गांधी परिवार के इर्द गिर्द बड़े कद्दावर कांग्रेसी घूमकर इसका एहसास कराते थे कि दरअसल हम ही वो लोग हैं जो कांग्रेस को संभाले हुए हैं और हम गांधी परिवार के करीब हैं। ध्यान दीजिए, 109 दिनों में सारे मिथ टूट गए। दिल्ली में कांग्रेस के पास नेता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते कांग्रेस के पास विचारधारा है। दिल्ली में लाल किले की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जिस अंदाज में खुले तौर पर पारदर्शी होकर हर उस पर निशाना साधते चले गए, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम कहते हुए समाज को बांटता है, चाहे वो मोदी की सत्ता ही क्यों ना हो, जिसने राजनीतिक तौर पर चुनावी लाभ के लिए इतनी लकीरें समाज में खींच डाली कि हर कोई अपने आप को या तो सत्ता के करीब रहकर सुरक्षित पाता है या फिर सत्ता से दूर रहकर हाशिए पर भटके हुए नागरिक के तौर पर खुद को देखता है।
तो क्या ये तीन चीज झटके में दिल्ली का ऐवान है? ये नेता मिल गया, विचारधारा मिल गई, कैडर मिल गया। सही मायने में 2024 की एक ऐसी राजनीतिक जमी खड़ी हो रही है जो इससे पहले कभी किसी ने सोची नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे हर चुनाव में तो ऐसी राजनीतिक जमी खड़ी होती है। जी नहीं, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के आश्रय लड़ाई हमने बाखूबी देखी है, लेकिन पहली बार जनता के बीच गांधी परिवार का कोई शख्स अगर लगातार 100 दिनों से घूम रहा है तो उसके संवाद मजदूरों से बन रहे हैं, किसानों से बन रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेताओं से बन रहे हैं, युवाओं से बन रहे हैं, बेरोजगार युवकों की पूरी कतार से बन रहे हैं, पढ़ने वाली लड़कियों से बन रहे हैं, महिलाओं से बन रहे हैं। और शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता चाहती है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर आकर बैठ जाए, वहां पर सवाल खड़ा करे। वो चाहती है कि दरअसल जो संसदीय परंपरा इस देश की रही है और राजनीति में जो संसदीय परंपरा को जीते हुए चुनाव की जीत हार में खुद को लाकर खड़ा कर दे, उसी को राहुल गांधी भी जीना शुरू कर दे। ध्यान देखिए, राहुल गांधी ने संसद को यह कहकर खारिज किया कि दरअसल हमारी बात यहां सुनी नहीं जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। पहला सवाल था कि लोकतंत्र का मंदिर अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं रह गया है। दूसरा सवाल था कि दरअसल हम जिन बातों को कहते हैं और चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा जनता तक पहुंचे, उनके मुद्दों को हम किस रूप में उठाते हैं, उसको भी मीडिया ने बंद कर दिया। वह सत्ता के ढोल पीटने लगी। यानी इस लोकतंत्र का चौथा पाया कमजोर है या बिक चुका है या सत्ता के लिए ढोल पीटने में ही मशगूल हो चुका है। तो क्या इन दो कारणों की वजह से राहुल गांधी जब दिल्ली पहुंचे तो मीडिया पर दबाव था, उसे दिखाना पड़ेगा, चाहे उसके खिलाफ राहुल गांधी बोल क्यों ना रहे हों। और दूसरी तरफ जिस संसद का गुणगान और सत्ता के लिए संसद की जमी को चूमने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया और 2019 में संविधान के सामने नतमस्तक और प्रणाम करके वह निकले, तो क्या यह धाराएं दिखाने वाली थी? और विचारधारा का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब जुड़ जाए तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर जुड़ता है उस पार्टी के साथ, तो क्या यह माना जा सकता है कि दरअसल विचारधारा, नेता, कैडर और इसके साथ साथ इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की जा रही है? इन 3-4 लकीरों से इतर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत ने इस दौर में बहुत सारी तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ही सही, लेकिन समाज को खारिज किया। समाज के हाथ में ताकत नहीं दी, 5 किलो अनाज दिया। उसने इस देश के भीतर में लोगों को सीधे तौर पर आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाली पीढ़ियों के मद्देनजर उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोई विकास का रास्ता नहीं चुना, बल्कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर चुना। इस धारा के ठीक समानांतर राहुल गांधी अगर 109 दिनों से इस देश को देखते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और अब नए बरस में उनका सफर कश्मीर की तरफ जाएगा, तो क्या यह माना जा सकता है कि जिस बात का जिक्र 2024 से जोड़कर तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि दरअसल इस चुनाव में, यानी 2024 के चुनाव में इस पदयात्रा का कोई महत्व नहीं बचेगा, कांग्रेस इसे वोट यात्रा के तौर पर खड़ा नहीं कर पाएगी। यकीनन यह सच है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को सफल, कांग्रेस के कैडर, कांग्रेस के नेता के जरिए नहीं खड़ा कर पाएगी। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि इस देश के भीतर में लोगों ने पहली बार देखा कि राजनीतिक सत्ता उनके गांव, उनके कस्बे, उनके घरों के बगल से गुजर रही है। वो संवाद बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, अपने दर्द का बखां कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो पहचानते तक नहीं कि दरअसल ये पदयात्रा क्यों निकली। उन्हें समझ नहीं कि दरअसल गांधी परिवार का एक लाडला निकला है या एक नेता निकला है, वो नहीं जानते हैं। बावजूद इसके जब गीत, ढोल, मंजीरे, उल्लास, उत्साह के साथ हजारों हजार की भीड़ जो कन्याकुमारी से निकली और दिल्ली तक पहुंची है, तो उसके भीतर के संदेश क्या है? अभी तक अपनी बातों को कहने के लिए हर किसी को दिल्ली आना पड़ता था और दिल्ली का राजनीतिक मंत्र यह कहता है
कि दिल्ली असल धड़कन है हर चुनाव के भीतर की। शायद इसीलिए ध्यान दीजिए 2014 में दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी जीती, मोदी का कद बढ़ गया। 2019 में वह फिर 7 सीट जीते और मोदी का कद और बढ़ गया। 2009 में मनमोहन सिंह का कद बढ़ा था, दिल्ली की 7 सीट उस वक्त कांग्रेस ने जीती थी। उससे पहले चले जाइए 2004 में, तो 2004 में भी कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस वक्त 6 सीट कांग्रेस ने जीती थी, महज 1 सीट शाइनिंग इंडिया की बीजेपी को मिली थी। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता, करगिल के दौर को याद कीजिए और 1999 याद कीजिए, 7 सीट बीजेपी ने जीती थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 महीने के बाद चुनाव कराया था। 13 महीने पहले बीजेपी ने 6 सीट जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और 7 सीट 99 में। दिल्ली वो धड़कन है जिसके जरिए भारत की राजनीति ने धड़कना सीखा है। यह अलग मसला है कि भारत की राजनीति ने खुद को दिल्ली में कैद कर लिया, इसलिए समूचे देश के भीतर जो भी सवाल उठे हर किसी को चलकर दिल्ली आना पड़ा। वो चाहे मनमोहन सिंह का काल हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी का काल हो या मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का काल हो। पहली बार किसी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, वह भी कांग्रेस, वह भी गांधी परिवार, वह चलकर पहुंचा उन लोगों के पास संवाद बनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो क्या 2024 का चुनाव दिल्ली की सत्ता यह देखकर घबरा रही है कि यह चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस जनता ना हो जाए? दलितों के सवाल ना उठने लगे, मुसलमान हाशिए पर खड़ा हुआ आक्रोश में देख रहा है। और क्या राहुल गांधी को इस दौर में एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम कहकर खारिज किया जा सकता है? उसने तो जोड़ने का जिक्र किया है। क्या यह वाकई दलित और ओबीसी के जरिए वोट बैंक को साधा जा सकता है? कोई भी कहेगा साधा जा सकता है, लेकिन जरा दिल्ली के मिजाज को पहली बार इस रूप में समझिए कि दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता है। केजरीवाल आए थे मुफ्त बिजली और पानी के जरिए। उन्होंने शिक्षा और हेल्थ का एक मॉडल दिया। उस मॉडल के आसरे भी उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली, क्योंकि उनकी पहचान दिल्ली की बस्तियों में सिमट गई। दिल्ली का मध्यम वर्ग, दिल्ली का उच्च मध्यम वर्ग या पैसे वाला तबका केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं हुआ। शहरी मिजाज को जीते हुए दिल्ली ने बीजेपी का हाथ थामा, व्यापारियों ने बीजेपी का हाथ थामा। लेकिन पहली बार सवाल इस देश के भीतर में उन मुद्दों से जुड़ गया जो जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसीलिए दिल्ली के भीतर जब बदरपुर बॉर्डर से निकलकर लाल किले तक की यात्रा को करना और इस दौर में तमाम पुराने नेताओं के समाधि स्थल पर जाकर नतमस्तक हो जाना, चाहे वो महात्मा गांधी का जिक्र हो, चाहे नेहरू का जिक्र हो और मौजूदा वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र हो, जब लकीरें छोटी छोटी मिटती हैं तो एक बड़ी लकीर खींची जाती है। राहुल गांधी ने उस बड़ी लकीर को खींचने की कोशिश की और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो मजबूत कांग्रेस के लिहाज से नेता, विचारधारा और कैडर के जरिए मिली। सामाजिक तौर पर इस देश के भीतर में हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी और ओबीसी और ऊंची जाति के आश्रय मिली। और सांस्कृतिक तौर पर इस देश की जिंदगी जीने के लिए राजनीति से प्रभावित हुए बगैर राजनीति खुद आपके दरवाजे पर कैसे आएगी, यह एक सांस्कृतिक मूल्यों को जीने की परंपरा है। हमें लगता है एक घटना का जिक्र यहां और हो जाना चाहिए, चौरी चौरा कांड। याद कीजिए 1922 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन चौरी चौरा कांड जिसमें 22 पुलिसकर्मी थाने में जला दिए गए, 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी, उस घटना को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, बेहद आक्रोशित हो गए और एक झटके में उस वक्त गांधी से वो महात्मा हो गए। राहुल गांधी महात्मा नहीं हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ मौजूदा वक्त में नेताओं की जितनी भी कतार है, चाहे वो छत्रपों की कतार हो, विपक्ष राजनीतिक दलों की कतार हो या सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी की नेताओं की कतार ही क्यों ना हो, उन कतारों से बिल्कुल अलग आप राहुल गांधी को आज देख सकते हैं।
सवाल राजनीतिक सफलता या असफलता का यहां नहीं है, यहां भारत की राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन का इस दौर की यह शुरुआत है, जहां पर सत्ता को भी समझ में आ गया कि राहुल ने संसद के भीतर जाने से बेहतर सड़क पर चलना क्यों पसंद किया। सत्ता को समझ में आ गया कि जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को उसने अपने प्रोपेगेंडा में लगाया है, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करते हुए उसी मीडिया के स्क्रीन पर उसी मीडिया को कटघरे में खड़ा करके बोलने की ताकत दिल्ली पहुंचकर लाल किले से अगर आ सकती है किसी में, तो वह कांग्रेस का वो राहुल गांधी हो सकता है। सवाल यहां राहुल गांधी को लेकर किसी महात्मा या महापुरुष की तुलना करने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि भारत के नेताओं से आम लोगों में घृणा भरी हुई है। वह नेताओं को देखना नहीं चाहते हैं। नेताओं ने जितना करप्शन किया सत्ता में आने के बाद और सत्ता से जाने के बाद भी, उनके पीछे जो बैगेज है भ्रष्टाचार का, स्कैम्स का, वो जितने अपराधी तत्वों को पालते हैं, चुनाव जीतते हैं, भारत की जनता ने अपने आप से सरोकार कभी नेताओं के साथ किया नहीं है। हमने चौरी चौरा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी उस वक्त महात्मा गांधी को लेकर बहुत सवाल थे, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद समूची कांग्रेस खामोश हो गई, मुस्लिम लीग खामोश हो गई, अलग अलग छत्रप खामोश हो गई। यहां तक कि चौरी चौरा कांड के बाद, उसके बाद जब आरएसएस बनी, उसने हिंदू मुस्लिम की लकीर खींच के महात्मा गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में ढकेलने की कोशिश जरूर की, सावरकर ने जरूर की, लेकिन ध्यान दीजिए हर एक मोटी लकीर और बड़ी लकीर महात्मा गांधी खींचते चले गए, क्योंकि उनका ध्येय उस वक्त आजादी से जुड़ा था। मौजूदा वक्त में भारत को अगर जोड़ने से ध्येय बना है, तो यह राजनीतिक तौर पर जनता की ट्रेनिंग है, जनता की समझ है। यह कांग्रेस के नेताओं के तले आप उनकी जीत हार अब मत देखिए। भारत की राजनीति में बहुत झटके में चीजें बदल जाती है, और वो बदलने का ही तौर तरीका है कि इस वक्त प्रधानमंत्री समझ गए वह इस देश को तभी संभाल पाएंगे, इस देश के लोगों के आक्रोश को तभी संभाल पाएंगे, उन गरीब मुफलिसों के घरों में अगर वो 5 किलो मुफ्त अनाज दे देंगे, क्योंकि बीते 8 बरस में उन्होंने उनके हाथों में कोई ताकत नहीं दी है, उनके भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है। तो मुफ्त में अनाज 1 बरस का खुले तौर पर ऐलान आप कल्पना कर रहे हैं। कोविड काल में भी जिस वक्त 5 किलो अनाज का जिक्र किया गया तो 6 महीने के लिए किया गया था। उस वक्त भी सरकार के जहन में सपने हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लानिंग हो सकती है कि भारत फिर से आगे बढ़ेगा, इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिए 2022 बीतते बीतते सरकार भी नतमस्तक है कि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है इस देश के 80 करोड़ लोगों को सहेज कर, इकोनॉमी के साथ जोड़कर, उनके हाथों में काम देकर, उस काम की एवज में कीमत देकर, उस बाजार को डेवलप करके जिस बाजार से भारत दुनिया में अपने माल को बेच सके। लेकिन भारत को एक बाजार खुद ब खुद बना दिया गया चंद लोगों के जरिए, जिनको कहा गया ये कंज्यूमर है। तो क्या भारत की राजनीति में अब खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, जो राजनीतिक तौर पर मोदी के इर्द गिर्द भटकती रही? और बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल हैं, आरएसएस के भीतर भी सवाल है। क्या उन सवालों को ना बोल पाने की स्थिति की जुबान राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के जरिए दे दी? यह भी एक सवाल है। अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा है तो 2024 का सिक्का झटके में जनता पलटेगी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को खड़े होने की जरूरत नहीं है। वह तो औपचारिकतावश नॉमिनेशन होगा, औपचारिकता वक्त हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन जनता चुनाव लड़े तो फिर क्या होगा? यह जनता से जुड़े पॉलिटिकल सोच का एक नमूना भर है, जो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी देखने को मिला नहीं था। आंदोलन दिल्ली के भीतर धड़कनों को जगाते रहे हैं। जेपी ने 1975 में जगाया था, 1989 में मंडल कमंडल के आंदोलन ने इस देश की राजनीति में छत्रपों को उगते हुए देखा, और अयोध्या का रास्ता किस रूप में उसके बाद रथ यात्रा के जरिए जाता है, यह भी बीजेपी और आरएसएस के खत्म होती विचारधारा के बीच उसी के जरिए खुद को जोड़ना और पनपाने को देखा। इस दौर में अन्ना के आंदोलन को भी देखा, और होते होते किसानों को भी इसी दिल्ली ने देखा, जो गुस्से में थे तो लाल किले तक पहुंच गए और उसके प्राचीर पर उन्होंने किसानों का झंडा भी लहरा दिया। यह मैसेज क्या है?
यह मैसेज है कि दिल्ली पहुंचकर पदयात्रा ने एक बड़ा राजनीतिक चिंतन इस देश को दे दिया है। एक ऐसा चिंतन जिसके आसरे 2024 बहुत छोटा लग सकता है, क्योंकि बदलती भारत की राजनीति में अगर जनता राजनीति को आत्मसात कर ले और राजनीति जनता के बीच नजर आने लगे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जवाब कोई भी राजनीतिक सत्ता अपने उन कार्यों के जरिए दे सकती है जिन कार्यों को इस भारत ने देखा ही नहीं एक लंबी प्रक्रिया के दौरान कि उसके सरोकार जनता से भी कुछ हो सकते हैं। यह कोई यूटोपियन सोच नहीं है। और अगर इसमें भी चीजें असफल होती है तो फिर यकीन जानिए भारत के भीतर का गुस्सा और आक्रोश, युवाओं के भीतर का गुस्सा और आक्रोश, वह एक आंदोलन की शक्ल में इस देश के भीतर खड़ा हो सकता है। राजनीति उसे नहीं संभाल पाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने एक जुबान देने की कोशिश जरूर की है, जो आज बहुत महीन लकीर के तौर पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुखर होती हुई आवाजें आपको सुनाई भी देंगी। आखिर में जो कुछ सवाल हर किसी के जहन में बार बार गूंजते हैं कि दिल्ली का मतलब क्या है। दिल्ली का मतलब है उच्च शिक्षित बेरोजगारों की एक लंबी फौज, जिनकी तादाद दिल्ली में 30 लाख के करीब है, यानी शिक्षित लोगों का जमावड़ा। दिल्ली का मतलब है ताकतवर नौकरशाहों की मौजूदगी जो राजनीतिक सत्ता के करीब आकर अपनी ताकत का इस्तेमाल देश के अलग अलग प्रांतों में जाकर करना चाहते हैं। दिल्ली का मतलब है देश के तमाम जगहों से दिल्ली पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ हों, वो शिक्षक हों, वह स्टूडेंट्स हों, वह नौकरशाही क्यों ना हो, हर तरीके से दिल्ली की मौजूदगी देश की धड़कन है। और उस धड़कन के बीच से गुजरते हुए 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखिए। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वह इस देश का युवा हो, वह इस देश के भीतर में आंदोलनकारी ही क्यों ना हो, सबके सवालों का जवाब दिल्ली हमेशा से देती आई है। और उसने एक वक्त अगर आंदोलन चुना तो एक वक्त उसने इस देश की सत्ता के ताज को उछलते हुए भी देखा और उनकी टोपी को उछाला भी है। राजनीतिक तौर पर अब आगे की यात्रा से पहले दिल्ली में दस्तक दी गई राहुल गांधी की पदयात्रा का जो पहला और आखिरी मंत्र है, कांग्रेस के लिहाज से और देश के लिहाज से, कांग्रेस को नेता, विचारधारा, कैडर मिल गया। इस देश के भीतर में विचारधारा से जुड़ी हुई उस राजनीति को एक जमी मिल गई, जिस जमी को खारिज करके चुनावी जीत के आसरे एक ऐसा ताज बनाया गया जिस ताज को पहनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहने से नहीं चूके और उनके तमाम गोएबल्स इस बात को ढोल पीटते चले गए कि ऐसी सत्ता ना कभी थी, ना कभी देखी, ना कभी देख पाएंगे। चुनौती इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक कद राजनीतिक सफलताओं से बनता है और चुनावी जीत हार के बाद नेता का कद बड़ा होते चला जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी शायद इसीलिए जाने जाएं कि उनकी ताकत अपरंपार रही। जब सत्ता में रहे तो अपने मुताबिक उन्होंने लकीर खींची, चुनावी जीत दर जीत हासिल करते चले गए। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई राजनेता आपको दिखाई नहीं देगा जो चुनाव हार रहा है लेकिन उसका कद नेता से कहीं ज्यादा बड़ा भारत के समाज के भीतर होता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में दस्तक दी और दिल्ली के लाल किले से जब उन्होंने भाषण दिया और उससे पहले 109 दिनों तक लगातार चलते हुए वह कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचे तो बहुत सारे एहसास हर किसी के जहन में जरूर रहे थे कि क्या वाकई राहुल गांधी राजनीतिक सफलता को अपनी लकीर के आसरे इस देश में कांग्रेस को जिता सकते हैं, या फिर यह महज एक पदयात्रा है जो पदयात्रा बीजेपी की सत्ता के जरिए निकलने वाली उन लकीरों को मिटाने में लग चुकी है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, घृणा समाज के भीतर ढाल चुके हैं। यकीनी तौर पर पहली नजर में सामाजिक और शायद सांस्कृतिक तौर पर इस यात्रा का चित्रण कोई भी कर दे, लेकिन भारत की राजनीति ने हमेशा से नैतिकता का पाठ पढ़ा है। इसलिए ध्यान दीजिए, दिल्ली में राहुल गांधी की दस्तक कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नैतिक नेता के कद को मान्यता देती है।
यानी जो कांग्रेस के पास अभी तक नहीं था, किसी नेता के साथ नैतिक मान सम्मान जुड़ जाना, यानी नैतिक बल इतना मजबूत हो जाना कि चुनाव में हार रहे हैं लेकिन वह नेता जो कह रहा है वह सही कह रहा है। कांग्रेस इस अभाव से इंदिरा गांधी के बाद से ही लगातार गुजर रही थी। तो क्या राहुल गांधी के जरिए दिल्ली की दस्तक ने एक संदेश दे दिया कि राहुल गांधी सरीखा नेता कांग्रेस को मिल चुका है, अब G23 का जिक्र नहीं होगा, कोई नेता किसी फेरिस्त में किसी भी तरीके से खड़ा हो, कोई मान्यता उसकी होगी नहीं, और राहुल गांधी जो कहे वही पत्थर की लकीर अब होगी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात, क्या कांग्रेस को नेता मिल गया? दूसरी बात, कांग्रेस जिस विचारधारा को लगातार खोज रही थी, चुनावी जीत में खोज रही थी, पहली बार चुनावी जीत से इतर, चुनाव की घटनाक्रम से इतर, मसलन गुजरात में चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। चुनाव प्रचार के आश्रय इस देश में राजनीतिक जीत हासिल तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो क्यों नहीं विचारधारा का बोध इस देश को कराया जाए और बताया जाए कि राजनीति का मतलब चुनाव जीतना नहीं बल्कि विचारधारा होती है, जिसके जरिए समूचे देश को एक सरीखा समेटा जा सके, हर किसी को एक धागे में पिरोया जा सके। तो क्या कांग्रेस को विचारधारा भी मिल गई? और तीसरा सवाल आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर और बाहर इतना बड़ा कैडर होना चाहिए जो नेता को देखे, जो विचारधारा को देखे, और नैतिक बल उसके साथ इस रूप में जुड़ जाए कि नेता भी है, विचारधारा भी है, तो फिर कैडर भी खड़ा है। दिल्ली की तीसरी दस्तक दरअसल कैडर के जरिए निकल कर आई। अभी तक जो कांग्रेस का कैडर बिखरा हुआ था वो कहीं नजर आता नहीं था, नेताओं के इर्द गिर्द घूमता था, या फिर गांधी परिवार के इर्द गिर्द बड़े कद्दावर कांग्रेसी घूमकर इसका एहसास कराते थे कि दरअसल हम ही वो लोग हैं जो कांग्रेस को संभाले हुए हैं और हम गांधी परिवार के करीब हैं। ध्यान दीजिए, 109 दिनों में सारे मिथ टूट गए। दिल्ली में कांग्रेस के पास नेता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते कांग्रेस के पास विचारधारा है। दिल्ली में लाल किले की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जिस अंदाज में खुले तौर पर पारदर्शी होकर हर उस पर निशाना साधते चले गए, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम कहते हुए समाज को बांटता है, चाहे वो मोदी की सत्ता ही क्यों ना हो, जिसने राजनीतिक तौर पर चुनावी लाभ के लिए इतनी लकीरें समाज में खींच डाली कि हर कोई अपने आप को या तो सत्ता के करीब रहकर सुरक्षित पाता है या फिर सत्ता से दूर रहकर हाशिए पर भटके हुए नागरिक के तौर पर खुद को देखता है। तो क्या ये तीन चीज झटके में दिल्ली का आह्वान है? ये नेता मिल गया, विचारधारा मिल गई, कैडर मिल गया। सही मायने में 2024 की एक ऐसी राजनीतिक जमी खड़ी हो रही है जो इससे पहले कभी किसी ने सोची नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे हर चुनाव में तो ऐसी राजनीतिक जमी खड़ी होती है। जी नहीं, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के आश्रय लड़ाई हमने बाखूबी देखी है, लेकिन पहली बार जनता के बीच गांधी परिवार का कोई शख्स अगर लगातार 100 दिनों से घूम रहा है तो उसके संवाद मजदूरों से बन रहे हैं, किसानों से बन रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेताओं से बन रहे हैं, युवाओं से बन रहे हैं, बेरोजगार युवकों की पूरी कतार से बन रहे हैं, पढ़ने वाली लड़कियों से बन रहे हैं, महिलाओं से बन रहे हैं। और शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता चाहती है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर आकर बैठ जाए, वहां पर सवाल खड़ा करे। वो चाहती है कि दरअसल जो संसदीय परंपरा इस देश की रही है और राजनीति में जो संसदीय परंपरा को जीते हुए चुनाव की जीत हार में खुद को लाकर खड़ा कर दे, उसी को राहुल गांधी भी जीना शुरू कर दे। ध्यान देखिए, राहुल गांधी ने संसद को यह कहकर खारिज किया कि दरअसल हमारी बात यहां सुनी नहीं जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। पहला सवाल था कि लोकतंत्र का मंदिर अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं रह गया है। दूसरा सवाल था कि दरअसल हम जिन बातों को कहते हैं और चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा जनता तक पहुंचे, उनके मुद्दों को हम किस रूप में उठाते हैं, उसको भी मीडिया ने बंद कर दिया। वह सत्ता के ढोल पीटने लगी। यानी इस लोकतंत्र का चौथा पाया
कमजोर है या बिक चुका है या सत्ता के लिए ढोल पीटने में ही मशगूल हो चुका है। तो क्या इन दो कारणों की वजह से राहुल गांधी जब दिल्ली पहुंचे तो मीडिया पर दबाव था, उसे दिखाना पड़ेगा, चाहे उसके खिलाफ राहुल गांधी बोल क्यों ना रहे हों। और दूसरी तरफ जिस संसद का गुणगान और सत्ता के लिए संसद की जमीन को चूमने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया और 2019 में संविधान के सामने नतमस्तक और प्रणाम करके वह निकले, तो क्या यह धाराएं दिखाने वाली थी? और विचारधारा का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब जुड़ जाए तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर जुड़ता है उस पार्टी के साथ, तो क्या यह माना जा सकता है कि दरअसल विचारधारा, नेता, कैडर और इसके साथ साथ इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की जा रही है? इन 3-4 लकीरों से इतर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत ने इस दौर में बहुत सारी तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ही सही, लेकिन समाज को खारिज किया। समाज के हाथ में ताकत नहीं दी, 5 किलो अनाज दिया। उसने इस देश के भीतर में लोगों को सीधे तौर पर आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाली पीढ़ियों के मद्देनजर उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोई विकास का रास्ता नहीं चुना, बल्कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर चुना। इस धारा के ठीक समानांतर राहुल गांधी अगर 109 दिनों से इस देश को देखते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और अब नए बरस में उनका सफर कश्मीर की तरफ जाएगा, तो क्या यह माना जा सकता है कि जिस बात का जिक्र 2024 से जोड़कर तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि दरअसल इस चुनाव में, यानी 2024 के चुनाव में, इस पदयात्रा का कोई महत्व नहीं बचेगा, कांग्रेस इसे वोट यात्रा के तौर पर खड़ा नहीं कर पाएगी। यकीनन यह सच है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को सफल, कांग्रेस के कैडर, कांग्रेस के नेता के जरिए नहीं खड़ा कर पाएगी। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि इस देश के भीतर में लोगों ने पहली बार देखा कि राजनीतिक सत्ता उनके गांव, उनके कस्बे, उनके घरों के बगल से गुजर रही है। वो संवाद बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, अपने दर्द का बखान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो पहचानते तक नहीं कि दरअसल ये पदयात्रा क्यों निकली। उन्हें समझ नहीं कि दरअसल गांधी परिवार का एक लाडला निकला है या एक नेता निकला है, वो नहीं जानते हैं। बावजूद इसके जब गीत, ढोल, मंजीरे, उल्लास, उत्साह के साथ हजारों हजार की भीड़ जो कन्याकुमारी से निकली और दिल्ली तक पहुंची है, तो उसके भीतर के संदेश क्या है? अभी तक अपनी बातों को कहने के लिए हर किसी को दिल्ली आना पड़ता था और दिल्ली का राजनीतिक मंत्र यह कहता है कि दिल्ली असल धड़कन है हर चुनाव के भीतर की। शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, 2014 में दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी जीती, मोदी का कद बढ़ गया। 2019 में वह फिर 7 सीट जीते और मोदी का कद और बढ़ गया। 2009 में मनमोहन सिंह का कद बढ़ा था, दिल्ली की 7 सीट उस वक्त कांग्रेस ने जीती थी। उससे पहले चले जाइए 2004 में, तो 2004 में भी कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस वक्त 6 सीट कांग्रेस ने जीती थी, महज 1 सीट शाइनिंग इंडिया की बीजेपी को मिली थी। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता, करगिल के दौर को याद कीजिए और 1999 याद कीजिए, 7 सीट बीजेपी ने जीती थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 महीने के बाद चुनाव कराया था। 13 महीने पहले बीजेपी ने 6 सीट जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और 7 सीट 99 में। दिल्ली वो धड़कन है जिसके जरिए भारत की राजनीति ने धड़कना सीखा है। यह अलग मसला है कि भारत की राजनीति ने खुद को दिल्ली में कैद कर लिया, इसलिए समूचे देश के भीतर जो भी सवाल उठे, हर किसी को चलकर दिल्ली आना पड़ा। वो चाहे मनमोहन सिंह का काल हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी का काल हो या मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का काल हो। पहली बार किसी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, वह भी कांग्रेस, वह भी गांधी परिवार, वह चलकर पहुंचा उन लोगों के पास संवाद बनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो क्या 2024 का चुनाव दिल्ली की सत्ता यह देखकर घबरा रही है कि यह चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस जनता ना हो जाए? दलितों के सवाल ना उठने लगे, मुसलमान
हाशिए पर खड़ा हुआ आक्रोश में देख रहा